हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं DT05 इनऑर्गेनिक का। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने पेपर दिया होगा आई होप। और शुरू करते हैं। आपके पास हो सकता है पेपर जो हो अलग अलग पैटर्न पे हो, क्वेश्चंस अलग अलग जगह पे हो, लेकिन आज इनऑर्गेनिक का सारा पोर्शन मैं एक साथ कवर करूंगा। तो आप अपने अनुसार देख लेना कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, और क्वेश्चन साथ साथ में मैं नरेट करते जाऊँगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। बच्चों ध्यान देना, नॉट करेक्ट लिखा है, करेक्ट नहीं लिखा है, नॉट करेक्ट लिखा है। पहला ऑप्शन है सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। दूसरा, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तीसरा ऑप्शन है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एंड चौथा ऑप्शन है फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड। तो बच्चों आई होप आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये चीज़ें एकदम आसान है, ओवरलैपिंग से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें लिखा है सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रेंगर देन पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे बच्चों? हेड ऑन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग बहुत अच्छी बनती है तो सिग्मा होता है। पाई कैसे बनता है बच्चों? कोलैटरल, मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। तो इसमें ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, तो सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, इसमें पूछा नॉट करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये बिल्कुल सही है। पाई बॉन्ड जो बन रहा है यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कोलैटरल यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है। तीसरा ऑप्शन है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है जब भी हम कोलैटरल ओवरलैपिंग की बात करेंगे। और चौथा ऑप्शन है फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है तो इसके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, मतलब मॉलिक्यूल्स को हम सिग्मा बॉन्ड के अराउंड घुमा सकते हैं जो भी एटम बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 117 इफ द ग्रुप नंबर इज x एंड पीरियड इज y देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो हमारे पास एक अननोन एलिमेंट दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर है 117। तो आपसे ये पूछा गया है बच्चों कि इसमें पीरियड कौन सा है और ग्रुप कौन सा है, कौन से पीरियड में ये एलिमेंट आएगा, कौन से ग्रुप में ये एलिमेंट आएगा। तो अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप का नंबर दिया हुआ है x, और पीरियड की बात करें तो पीरियड का नंबर दिया हुआ है y, और हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x प्लस वाई, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता करना है कि ये कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है। और ऑप्शन में दिया हुआ है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, क्वेश्चन यही बोल रहा है बच्चों। तो अगर आपको याद हो तो कैसे निकालोगे ये सोचो ज़रा। बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ बच्चों आपको कि आप सीधे सीधे जितने इनर्ट गैसेस हैं उनके एटॉमिक नंबर को याद रखो। तो इनर्ट गैसेस में अगर बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? हीलियम, फिर आता है नियॉन, फिर क्या आता है? आर्गन, आर्गन के बाद क्या आता है बच्चों? क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद आता है जेनॉन, उसके बाद आता है रेडॉन। तो इनके एटॉमिक नंबर को आप याद रखिए, मैजिक नंबर से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हीलियम होता है 2, नियॉन होता है 10, प्लस 8 किया, इसमें भी प्लस 8 किया, 18 हो गया। अब यहाँ पे थोड़े बड़े हो गए, राइट। तो इसमें हमने 18 ऐड किया तो ये हो गया 36, इसमें भी 18 ऐड किया, ये 54। अब ये और बड़े हो गए क्योंकि यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ हम ऐड करेंगे 32, और इसके बाद फिर से ऐड करेंगे हम 32। तो ये आ जाएगा अपना ये 54 प्लस 32, तो ये आ गया 86। और अगर 32 हमने ऐड किया तो नेक्स्ट जो एलिमेंट हमें मिलेगा वो मान लिया मैंने लिख लिया P, और इसका मिलेगा ये 86 प्लस 32 जो कि होगा 118। मतलब कि इनर्ट गैस अगर नेक्स्ट कोई मिलती है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों? 118।
118 अगर एटॉमिक नंबर होगा तो वो इनर्ट गैस का बनता है, और इनर्ट गैस कौन से ग्रुप का होता है? 18th ग्रुप का। और यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो ये 117 है, तो एक कम कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये कौन से ग्रुप का होगा और कौन से पीरियड का होगा? तो ग्रुप तो क्लियर हो गया, और ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों अपना यहाँ पे? ग्रुप नंबर 17। एक्स जो हो रहा है वो ग्रुप नंबर को डिनोट कर रहा है। अब पीरियड की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है, ये सिक्स्थ का है, और नेक्स्ट जो आएगा वो होगा सेवन्थ का। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो सेवन्थ का अगर ये होगा तो ये भी सेवन्थ का ही होगा, तो सेवन्थ पीरियड एंड 17th ग्रुप। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ से अपने पास 24, राइट। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है। इसके अलावा अगर किसी और तरीके से सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हमारे पास होते हैं एक्टिनॉइड्स। अगर आपने पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होगा, एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 90 से लेके 103 तक, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। बात समझ में आ रही है? याद कैसे करेंगे? तो बहुत सारे क्रिकेटर्स नर्वस 90s के शिकार होते हैं बच्चों। तो नर्वस 90s कहाँ से शुरू होता है? 90 से, और 99 पे जाने के बाद आपने देखा होगा वीरेंद्र सहवाग जब खेलता था तो जब भी बड़े बड़े मैचेज होते थे तो जब भी नर्वस 90s का शिकार ना हो तो इसके लिए वो क्या करता था, 99 पे जाके एक चौका मार देता था या छक्का मार देता था। तो 99 पे जाके आप एक चौका मारो और 103 मिल जाएगा। तो 90 से लेके 103 तक अपना एक्टिनॉइड्स होते हैं, राइट। लेकिन जैसे गुलाब जामुन में गुलाब नहीं होता है वैसे ही एक्टिनॉइड्स में एक्टिनियम नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद से ये शुरू होता है, थोरियम से शुरू होता है। तो 103 तक हो गया। अब बता रहा हूँ आपको कि ये कौन से ग्रुप में आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आप हमें बताओगे कौन से ग्रुप में आएगा, और ये आता है ग्रुप नंबर 3 में, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 में अगर ये आएगा तो इसके बाद से शुरू होगा ग्रुप नंबर 4। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये पूरे के पूरे एक्टिनॉइड्स से लेके एक्टिनियम प्लस एक्टिनॉइड्स सारे के सारे ग्रुप 3 में आते हैं। उसके बाद से शुरू होता है ग्रुप 4 की बात करते हैं। तो 104 जो होगा वो ग्रुप 4 का होगा, और इसके बाद से हमारे डी ब्लॉक की फिलिंग होगी बच्चों। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो डी ब्लॉक देखो, आप यहाँ पे एक भर लिया, अभी डी ब्लॉक में 9 और भरने हैं। तो 104 से लेके हम कहाँ तक पहुँचेंगे बच्चों? 112 तक, ठीक है। तो ये हमारे डी ब्लॉक के भर गए। उसके बाद 6 हमें और भरने रहेंगे पी ब्लॉक के। तो हमारा 117 की बात कर रहे हैं तो 112 तक आ गया डी ब्लॉक। उसके बाद से 5 और, तो 117। तो यहाँ से भी समझ में आएगा कि ये 117 जो है ग्रुप नंबर 17 का है। और पीरियड तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप नंबर पीरियड जो है इसका 7 है। तो 17 + 7 = 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम इज। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको ही पढ़ा होगा कि कोई भी हमारे पास गैसियस एटम है और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों बहुत सारे। इस इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और एक इलेक्ट्रॉन हम अगर इसमें ऐड करते हैं, कोई और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं बच्चों, तो जो एनर्जी रिलीज होती है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। बात समझ में आई? अब सोचो आप, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर कोई एक एलिमेंट है जिसके पास बहुत डेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा नहीं ना, रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम ज़बरदस्ती डाल रहे हैं, हम मेहनत करा रहे हैं किसी से, तो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, वहाँ एनर्जी देनी पड़ रही है। बात समझ में आई? जब भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा तो हमें ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वहाँ एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, वहाँ एनर्जी देनी पड़ रही है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे वापस आओ आप कि यहाँ बोल रहा है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम।
ऑक्सीजन ऑब्वियसली छोटे साइज का है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, या एनर्जी अगर निकलती भी है तो बहुत कम अमाउंट में निकलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा है। सल्फ़र बड़े साइज़ का है, बड़े साइज़ का होने की वजह से वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास रहने देगा। एक और इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, कोई बात नहीं, वापस ला लो। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर आसानी से आ रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा कब होती है? जब मॉलिक्यूल से एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। जो भी मॉलिक्यूल कम एनर्जी का रहेगा, मतलब समझो एनर्जी अगर कम रही मॉलिक्यूल के पास, मतलब जब बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई, तभी तो ये स्टेबल हो पा रहा है। यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होना अलग चीज़ है और एनर्जी रहना मॉलिक्यूल के पास अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट की, इवन इसके केस में और फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में भी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ठीक है, वैसे ही अगर आप और डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ रहा है बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है बट स्टिल ये क्या होगा? ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। बात समझ में आई? तो अपने पास सबसे ज़्यादा आ गया सल्फर, फिर आ गया सिलीनियम, फिर आ गया ऑक्सीजन। आगे भी ग्रुप में कंटिन्यू कर सकते थे लेकिन ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज एसोसिएटेड विद द बिगेस्ट जंप बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। इसमें यह कह रहा है कि सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज के बीच में बिगेस्ट जंप चाहिए इसको, और कन्फिग्रेशन दिया हुआ है। तो आप सोचो कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो बिगेस्ट जंप की बात कर रहा है, मतलब ये हो सकता है कि कोई एक कन्फिग्रेशन वो ज़्यादा स्टेबल हो। अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो नेक्स्ट जब इलेक्ट्रॉन हम आयोनाइज कराना चाहेंगे बच्चों, तो वो आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि पहले से वो स्टेबल है, पहले से वो साधु बन के पड़ा है। तो क्यों चाहेगा कि हम भाई एक और इलेक्ट्रॉन अपना निकालें? तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं, और जब भी ज़बरदस्ती करते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन ध्यान से समझना है, यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की बात किया है और उसके बीच में बिगेस्ट जंप, मतलब क्या होगा कि सेकेंड वाला आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो रहेगा वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, तभी जाके जब थर्ड में जाएगा, जब थर्ड में इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। समझते हैं इसको। अगर मान लो लिखता हूँ मैं, पहला क्वेश्चन नंबर 4 है और पहला ऑप्शन है 1s2 2s2 एंड 2p6। अब मैं इसका फर्स्ट IE लिखता हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट IE का क्या मतलब हुआ? एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बच्चों? यहाँ से। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2p5, बाकी कन्फिग्रेशन एज इट इज रहेगा। सेकेंड IE लिखूँ तो इसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये 2p4 बन गया। और थर्ड IE लिखता हूँ तो ये हो गया 2p3। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब होगी तो एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो कन्फिग्रेशन आ गया इसका 2p6, बाकी ये रहेगा। यहाँ से एक निकाला, फिर से एक ही निकाला तो 2p5 हो गया, और फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो गया 2p4। तीसरा देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो गया 3s1, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये s का 0 हो जाएगा, s का 0 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2p6, और बाकी एज इट इज रहेंगे, ये सब ऐड होंगे बच्चों, आप कर लेना, वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो आ गया 2p5। तीसरा ऑप्शन देखते हैं,
1s2 2s2 2p1। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं यहाँ से बच्चों, तो ये आ गया आपका 2s2 कन्फिग्रेशन। एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, p से निकलेगा, यहाँ पे s से निकलेगा तो 2s1 आ गया। और फिर से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो s से निकलेगा, तो s में 0 हो गया तो 1s बचा, तो 1s2। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेकंड एंड थर्ड के बीच में बिगेस्ट जंप, मतलब कि अगर सेकंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तभी तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी थर्ड तक लाने के लिए। बात समझ में आ रही है? थर्ड का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन और निकालो, यही तो है। पहले का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन निकालो, दूसरे का क्या, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, तीसरे का क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड में जब हम आते हैं, सेकंड और थर्ड के बीच में बिगेस्ट जंप का क्या मतलब होता है कि सेकंड स्टेबल रहे, सेकंड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, और थर्ड तक जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा केस कौन है, इसमें सबसे स्टेबल कौन है? ये देखो 2p4 है, ये 2p5 है, ये 2p6 है, ये 2s1 है। तो 2p6 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फुलफिल्ड स्टेबिलिटी। मतलब नियॉन कन्फिग्रेशन, नियॉन इनर्ट गैस है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। अब सोचो बच्चों, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वही बात कर रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें, तो बिगेस्ट जंप किस में होगा, इसमें हो जाएगा। इससे रिलेटेड ऑप्शन अपना ये है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच रिप्रेजेंट्स एल्कली मेटल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और वैल्यूज दी हुई हैं। तो सेम इसी तरीके से आप कर सकते हो कि अगर मैं बात करता हूँ एल्कली मेटल्स का, तो एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, NS1, ठीक है, NS1 होते हैं। मतलब एल्कली की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एल्कली है। एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाला तो ये हो गया Li+, और ये हीलियम कन्फिग्रेशन आ गया, इनर्ट गैस। इससे निकाला तो ये आ गया नियॉन कन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस। इससे भी निकाला तो ये आ गया आपका आर्गन का कन्फिग्रेशन। तो ये इनर्ट गैस बन रहा है। अब सोचो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना कितना आसान होगा, स्टेबल हो जा रहा है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, मतलब पहली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी। बात समझ में आ रही है? पहली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी। ऑप्शन देखते हैं, सब में पहला कम दिया हुआ है। लेकिन अगर एक बार ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों। तो अगला जो जंप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब अगली एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ऑप्शन देखते हैं, पहला बहुत कम है 500 एंड 1000, तो बहुत कम गैप है। दूसरा 600 एंड 2000, अच्छा गैप है, चल सकता है। तीसरा है 550 एंड 7500, ये सबसे ज़्यादा गैप है, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो सकता है। लास्ट वाला थोड़ा कम दिया है 700 एंड 1400, तो बेटर आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इज, क्वेश्चन बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टिटेनियम, और उस पर +4 है, मैंगनीज +7। दूसरा है क्लोराइड आयन है, दोनों में क्लोराइड आयन दिया है, एक 35 है एक 37 है, तो वो उसका एटॉमिक मास है, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है पोटेशियम आयन है और क्लोराइड आयन है, और चौथा है P3+ एंड P5+। और पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई मतलब आयंस बन रहे। तो आयोनिक रेडियाई का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कोई एक एटम है, क्वेश्चन नंबर 6, कोई एक एटम है, मान लो Z, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन गया Z+। प्रोटॉन तो अभी भी सेम ही है, प्रोटॉन तो सेम है, इलेक्ट्रॉन एक निकल गया। इलेक्ट्रॉन अगर एक निकलता है तो ओवरऑल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस आउटर सेल को अपनी तरफ खींचेगा, और आउटर सेल को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज श्रिंक होगा।
मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज छोटा, ठीक है। ये अपना बेसिक की पॉइंट होना चाहिए बच्चों। तो उससे हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है टिटेनियम पे +4 है और मैग्नीज पे +7 है। तो मैग्नीज +7 छोटा साइज का होना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। सेकंड में क्लोराइड आयन है, दोनों में क्लोराइड आयन है। हम मास की बात नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है, प्रोटॉन दोनों में सेम है, ठीक है। ये यहाँ पे 35 और 37 ये न्यूट्रॉन्स की वजह से चेंज हुए हैं, बात समझ में आ रही है। तो क्लोराइड आयन भी नहीं होंगे। तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन ध्यान से समझो बच्चों, K+ 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 19 प्रोटॉन्स। एंड क्लोराइड आयन की बात कर लें तो यहाँ है 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्लोराइड आयन का साइज बड़ा हो जाएगा, पोटेशियम का साइज घटेगा। बोला पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतना छोटा होगा। तो इसमें तीसरे ऑप्शन में भी दिया है लेकिन उल्टा ऑर्डर दिया है। लाइक इसमें क्या दिया है आपका K+ > Cl-। तो ये तो गलत हो गया बच्चों। चौथा ऑप्शन है P3+ इज > P5+। बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा केटायन उतना ज़्यादा, केटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज उतना छोटा साइज, ठीक है। तो केटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज उतना छोटा साइज, तो ऑब्वियसली P3+ इज > P5+। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं, तो ये तो सीधे सीधे आपको याद रखना पड़ेगा। आई होप आपको चीज़ें याद होंगी, नहीं याद होंगी कोई बात नहीं, तरीके बताते हैं आपको, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो कोई भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे हम डिसाइड करते हैं। अगर हम थियोरेटिकली जाते हैं तो होता है क्या है, मेटल OH, और ये आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अगर बॉन्ड एनर्जी दोनों की सेम रही तो कहीं दोनों तरफ से टूट सकता है, या तो MO नेगेटिव और H+ बन के टूटे, एसिडिक बन गया, या फिर M+ एंड OH नेगेटिव बन के टूटे तो बेसिक बन गया। बात समझ में आ रही है। तो ये अपना एनर्जी का बेसिस होता है जिसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी मेटल ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड, सेम ही बात होती है, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड एसिडिक है या बेसिक है। दूसरा तरीका आपने क्या सोचा होगा कि अगर नॉन मेटल है तो उसका ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक होगा, और मेटल है तो बेसिक होगा। लेकिन यहाँ बेरिलियम आ गया, गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी बोल नहीं सकते, चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आप ये लिखते जाना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास टोटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आ गए। जिंक का ऑक्साइड सोचो, मेटल है ना, जिंक मेटल है, उसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक आ रहा है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, ज़्यादा सोच नहीं सकते। सोचने का तरीका मैंने आपको बताया था, बट चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो याद करना है, ठीक है। तो याद करने का तरीका है जनाबे अली पंजाबी PbO एंड PbO2, Pb+2b और Pb+4b, पंजाबी बेस्ट सॉन्ग मन से बजाया करो। जनाबे अली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग मन से बजाया करो, प्लस सारे मेटलॉइड के ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये सारे एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या क्या है। BeO मैच कर गया, Al2O3 मैच कर गया, MnO2 मैच कर गया। तो ये तीनों के तीनों एम्फोटेरिक हैं जो आपको दिया गया था, और इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लिख लेना, जनाबे अली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग मन से बजाया करो। और सारे मेटलॉइड्स होते हैं सीता, गीता, ऐश्वर्या,
सारे ट्यूशन आती हैं, ये आप लिखना और समझना इसको, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। और ध्यान से देखो तो ये सारे डी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो आई होप आपने ये भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो ये याद रखना आप कि D1 से लेके D5 तक अप्रॉक्स जो साइज होता है डिक्रीज करता है। इसमें D6 भी ऐड कर सकते हो। D6, D7 एंड D8 का साइज अप्रॉक्स सिमिलर होता है। उसके बाद D8, D9 एंड D10 ये फिर से साइज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसका रीज़न ये होता है बच्चों कि यहाँ पे जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा काम करता है। यहाँ जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा काम करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। लेकिन जैसे जैसे आप D9, D10 कन्फिग्रेशन पे आएंगे, D9 मतलब ये हो गया कॉपर, यहाँ पे कॉपर भी D10 ही होता है वैसे, लेकिन हम D9 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कॉपर वाला पार्ट है और ये D10 है जिंक वाला पार्ट, ठीक है। ये आपका होता है 4s1 एंड 3d10। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से चला जाता है। तो बताने का पर्पस ये था कि D9 एंड D10 का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये होता है कि ये जो है ना, यहाँ पे इसमें सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन अगर फील्ड हो जाएंगे तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव जो होता है रिलेटिवली थोड़ा कम हो जाता है बाकी के कंपैरिजन, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता है सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होने की वजह से, और रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। तो ये आपका ट्रेंड होता है, इसको लिख भी लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे निकल, कॉपर एंड जिंक, तो अपना बेटर आंसर क्या हो जाएगा? जिंक, यही आंसर होगा क्योंकि D10 बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? ये कंफ्यूज मत होना कि सर कॉपर भी D10 ही होता है, लेकिन कॉपर 4s1 3d10 होता है। मैं 4s2 फुल फील्ड की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ समझना। ये मैंने लिखा है इस तरीके से ट्रेंड, ठीक है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, सेलेक्ट इक्वेशंस हैविंग एक्सोथर्मिक स्टेप। सेलेक्ट इक्वेशंस हैविंग एक्सोथर्मिक स्टेप, ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पे मैंने इनर्ट गैस लिखा और इसको लिखा साधु। ये क्या है बच्चों? साधु है, मतलब सेंट मान लो। फुल फील्ड को मैंने लिख लिया, जो भी एटम्स होते हैं फुल फील्ड स्टेबिलिटी जिनकी होती है उनको मान लिया पीपल विथ एज ऑफ 60 हैविंग फैमिली। समझना, थोड़ा वेट करो। हाफ फील्ड को मान लिया पीपल विथ एज ऑफ 30 हैविंग फैमिली। अभी नई नई शादी हुई है, एक दो बच्चे हुए होंगे, ठीक है बच्चों। और उसके बाद रेस्ट को मैंने मान लिया यूथ, नौजवान बच्चे जो बदमाशी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब समझना ज़रा, अब लिखा है कि सेलेक्ट इक्वेशन हैविंग एक्सोथर्मिक स्टेप। अब इसको कैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ ये समझना। अब मैंने यहाँ लिखा है एक इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने मान लो लिख लिया सुंदर कन्या।
ठीक है बच्चों। अब देखना, साधु अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। ये बताओ बच्चों कि वो सुंदर कन्या से अट्रैक्ट होना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? ये 60 के एज वाले ये थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं रिलेटिवली इससे, ठीक है। तो बट इसमें भी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये थोड़ा सा होगा, ये और ज़्यादा होंगे, और ये तो समझ लो बस मिले और लेके भाग जाओ। बात समझ में आ रही है? तो कैसे रिलेट करना है तो ये समझना। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 नियॉन। नियॉन में एक इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड कर रहे हो, नियॉन क्या है? साधु। साधु को सुंदर कन्या के पास ला रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी निकलेगा नहीं, स्टेबिलिटी आएगी नहीं, पहले से स्टेबल है। समझ में आ रहा है? तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। देने का तरीका क्या है? ज़्यादा एनर्जी दे दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक होगा, एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। सल्फाइड की बात करते हैं, एस निगेटिव पे। तो पहले से सल्फर अगर होता, एक इलेक्ट्रॉन दिया, बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, करेगा ना? सल्फर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पहले से एक इलेक्ट्रॉन दिया है हमने, एस निगेटिव है, एस निगेटिव है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं हम, तो ये लेना चाहेगा? नहीं, क्योंकि पहले से परेशान है, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तो और परेशान होगा, तो क्यों करे परेशानी? तो फिर से वही तरीका है कि अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो क्या करो आप? एनर्जी दो। तो ये भी एंडोथर्मिक हो गया। तीसरा देखो नाइट्रोजन। ये देखो नाइट्रोजन हाफ फील्ड 2p3, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा। भले लेगा लेकिन उतना पसंद नहीं करेगा, तो इसको भी देने के लिए ज़बरदस्ती हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो इससे ऊपर वालों के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन ही तो दे रहे हैं हम, ठीक है। इससे ऊपर वालों के इलेक्ट्रॉन, इसकी 0, इसकी ऑलमोस्ट 0, इसकी थोड़ी अच्छी, इसकी बहुत अच्छी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना आप। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो जब भी उस पर निगेटिव चार्ज पहले से है, कोई भी न्यूट्रल एटम है और निगेटिव चार्ज उस पर पहले से है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो तो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। जब भी इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, इनर्ट गैस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। फुल फील्ड में भी वही बात है, फुल फील्ड होता है वही है। और हाफ फील्ड की बात कर लें तो वहाँ पे भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है? फुल फील्ड, हाफ फील्ड है, सॉरी हाफ फील्ड है, लेकिन इसका साइज बड़ा है। तो चारों में से बेटर आंसर ये होगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, बाकी तीनों में नहीं होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। यहाँ 3p3 है, हाफ फील्ड है, बट फिर से मैंने बताया कि थर्ड पीरियड वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी होती है रिलेटिवली सेकेंड वालों की। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस K+, H2-, Cl- एंड कैल्शियम आयन। तो ध्यान से देखो बच्चों, तो सारे के सारे ये क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और वैसे भी ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जितना ज़्यादा उसका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा, वहाँ से आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन में भी यही दिया है कि सारे का ट्रेंड दिया है, आप आसानी से कर सकते हो। क्या है? K+ है, H2 नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है और Ca2 पॉजिटिव है, ठीक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा, जेड इफेक्टिव उतनी ज़्यादा होगी, जेड इफेक्टिव उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम की बात कर लें, कैल्शियम में प्रोटॉन कितने हैं? 20, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 18, जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा, साइज सबसे छोटा। तो वही बात होगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज छोटा। तो अगर देखें तो कैल्शियम +2 से बड़ा पोटेशियम आयन, उससे बड़ा क्लोराइड आयन और उससे बड़ा सल्फाइड आयन। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक ग्राफ दे रखा है बच्चों और बोल रहा है कंसीडर द वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी
अक्रॉस द थर्ड पीरियड L2R, लेफ्ट टू राइट जाते हैं जैसे, व्हाट इज द एलिमेंट E। देखो ध्यान से समझना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस ये है कि आपको समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो यहाँ बोल रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है और पहले ही इसने दे दिया थर्ड पीरियड, तो बहुत छोटा हो गया अपने पास। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने पास पॉइंट्स दे रखे हैं इसने। ठीक है, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट है ये थर्ड पीरियड, और यहाँ पे IE किलोजूल पर मोल में। तो देखो क्या होता है बच्चों, जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे कर्व ऊपर उठ रहा है, मतलब वहाँ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो अक्रॉस द पीरियड जब जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है या घटता है, बताओ। बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। कहाँ कहाँ ट्रेंड ब्रेक होता है? फुल फील्ड पे और हाफ फील्ड पे। बात समझ में आई? तो थर्ड पीरियड की अगर बात करता हूँ मैं, तो मैं लिखूँगा Na से ग्रेटर Mg, ठीक है, Mg से ग्रेटर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ग्रेटर सिलिकॉन, सिलिकॉन से ग्रेटर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से ग्रेटर ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर, सल्फर से ग्रेटर क्लोरीन, क्लोरीन से ग्रेटर आर्गन। ये होना चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने आपको ये चीज़ बताया कि कहाँ कहाँ ट्रेंड ब्रेक होता है। देखो यहाँ पे फुल फील्ड पे और हाफ फील्ड पे, तो ये यहाँ से एक जंप मारेगा। बात समझ में आ रहा है? ये यहाँ से एक जंप मारेगा, मतलब क्या हो गया कि ये हो जाएगा Na, उसके बाद होगा Al, फिर उसके बाद होगा Mg, उसके बाद होगा सिलिकॉन, फिर होगा सल्फ़र, फिर होगा फॉस्फोरस, फिर होगा क्लोरीन, फिर होगा आर्गन। ये ट्रेंड आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 1, ठीक है, ये हो गया Na, फिर ये हो गया Mg, सही है, ये इससे ज़्यादा है ना एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का कम हो गया, फिर हो गया सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस ऊपर गया, फिर उसके बाद से सल्फ़र, फिर आ गया क्लोरीन और ये आ गया आर्गन। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2? ऑप्शन है Pb, As, Tl एंड एल्युमिनियम। मतलब लेड हो गया, एस्टेटाइन, हेलियम एंड एल्युमिनियम। आसान क्वेश्चन है, आपने कर रखा होगा इसको, क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों इसमें क्या है, समझना इस चीज़ को कि स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +2 की बात कर रहा है, लेकिन एल्युमिनियम को छोड़ दे तो बाकी जो हैं वो सारे पी ब्लॉक में नीचे की तरफ आते हैं। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे जो नीचे ग्रुप आते हैं, जितने एलिमेंट्स आते हैं उनकी बात कर रहा है। तो आपने एक ट्रेंड पढ़ रखा होगा और एक कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रखा होगा जिसको बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं पी ब्लॉक में, वैसे एफ ऑर्बिटल्स की एंट्री होती है, डी ऑर्बिटल्स की एंट्री होती है। तो खास करके जो सबसे नीचे वाले होते हैं, 6th पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, 6th पीरियड में, 7th पीरियड में, ये सब में एफ ऑर्बिटल की जब फिलिंग होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि जो हमारे एफ सबशेल्स होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। तो बड़े साइज़ के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से जो एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं और इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये भी पूछा है कि +2 की बात कर रहा है,
तो याद रखना +2 स्टेबल तभी होगा जब कार्बन फैमिली की बात करेंगे, ठीक है। कार्बन फैमिली में ही होता है कि +2 और +4 ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसके अलावा जिंक वगैरह में होता है, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना था। बाकी बात करें एस्टेटाइन की, तो एस्टेटाइन तो नहीं होगा, थैलियम भी नहीं होगा। थैलियम, एल्युमिनियम ये सारे बोरॉन फैमिली के हैं, ठीक है। तो ये नहीं होंगे, ये +1 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं और +3 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये चीज़ें आप आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द सेकंड पीरियड। ये तो आसान है, आसानी से कर सकते हो, एक एक जंप मारना है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नियॉन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को स्वैप कर दो, ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा आपका कार्बन, फिर आएगा बोरॉन, ठीक है। और बोरॉन से पहले आपका आएगा बेरिलियम, तो बेरिलियम को आगे रख लो, बोरॉन को पीछे कर दो, और फिर लिथियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बोरॉन, फिर लिथियम। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लैंडेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, लैंडेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन यही होता है कि जो एफ शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, एफ सब शेल्स, उनकी साइज बड़ी होती है। साइज बड़ी होने की वजह से जो ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है आउटर इलेक्ट्रॉन पे, वो बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। क्योंकि साइज बड़ी हो जाती है, साइज बड़ी होने की वजह से आसानी से शिल्डिंग नहीं हो पाती है। शिल्डिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, अगर साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो जाएंगे। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से आने देगा। ये जो Z है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले को खींचेगा। और यहाँ पे साइज छोटा है तो इनके पास ही बहुत ज़्यादा आपस में ही रिपल्सन ज़्यादा है, तो ये बाहर वाले को आने नहीं देंगे। रीज़न देखो, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, और ये इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। और रिपल्सिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ से भी सोच सकते हो। तो ओवरऑल लैंडेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसीलिए होता है कि एफ सबशेल का साइज बड़ा होता है, और साइज अगर बड़ा होगा तो शिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो आउटर इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से अंदर की तरफ खींचा जाता है, मतलब कि जो साइज होगी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। और ये कहाँ होती है, लैंडेनाइट सीरीज में, तो दैट्स वाई इसका नाम रखा लैंडेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइट सीरीज में भी होती है, तो वहाँ इसका नाम है एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन ऐसा पढ़ा नहीं जाता है, लैंडेनाइट तक की बात की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट विथ द लिस्ट 2। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी कितनी बार आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा मेटल पे उतना ज़्यादा उसका साइज होगा। तो इसके अनुसार आप देख लो, तो आई नेगेटिव का सबसे ज़्यादा साइज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 216। फिर Br नेगेटिव का हो जाएगा तो 195। अब लिथियम और सोडियम आयन में देख सकते हो आप, लिथियम आयन छोटा होता है तो उसका सबसे छोटा साइज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सोडियम का हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन है पहले का हो जाएगा C, दूसरे का हो जाएगा D, तीसरे का हो जाएगा B, और चौथे का हो जाएगा A, और ये है करेक्ट ऑप्शन 3rd। लास्ट देखते हैं, when two atoms combine to form a stable molecule, energy is released, energy is absorbed, energy is neither released or nor absorbed, और चौथा है एनर्जी में आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब। तो बच्चों समझना ज़रा कि मॉलिक्यूल बनते क्यों हैं। केमिस्ट्री अभी तक आपने पढ़ा तो आपको आइडिया लग गया होगा, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी का फ्लो ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी का फ्लो कम हो रहा है। मॉलिक्यूल में ज़्यादा एनर्जी है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, मॉलिक्यूल में कम एनर्जी है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो बॉन्ड क्यों बन रहा है, एक एटम यहाँ पे आइसोलेटेड है, एक एटम यहाँ आइसोलेटेड है, आपस में नज़दीक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब वो नज़दीक आते हैं तो मान लो इस एटम के पास 100 रुपये हैं, इस एटम के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, मतलब एनर्जी के टर्म में बात कर लेते हैं। इस एटम के पास 100 किलो जूल पर
मोल की एनर्जी है, इसके पास भी सेम है। लेकिन जब वो नज़दीक आते हैं, जब बॉन्ड बनाते हैं, तो जो बॉन्ड बनाने के बाद ओवरऑल एनर्जी इनके पास रहती है इंडिविजुअल से कम हो जाती है। तो ओवरऑल एनर्जी अगर इंडिविजुअल से कम हो गई तो ये स्टेबल हो गए। यही तो बोला जा रहा है, मॉलिक्यूल के पास अगर एनर्जी कम है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से भी आप देख सकते हो, अट्रैक्शन जैसे जैसे होता है, जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो जब भी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम रहती है, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। वो कब होगा? जब सिंगल गैसियस एटम दोनों तरफ से आएंगे और मिलेंगे और एनर्जी इवॉल्व होगी। एनर्जी अगर रिवॉल्व होगी, अगर एनर्जी इवॉल्व होती है बच्चों, तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे समझो, एनर्जी रिलीज होने के लिए ही बॉन्ड बनता है, ऐसे भी समझ लो, क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका इनऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन। अच्छे से पढ़ाई करिए और नेक्स्ट टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। ठीक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। और अभी आपने DT05 के इनऑर्गेनिक पोर्शन का सॉल्यूशन देखा था, जिसको प्रेजेंट कर रहे थे आशीष सर। और आगे चलते हैं और बातें करेंगे हम इनऑर्गेनिक फिजिकल और ऑर्गेनिक के प्रश्नों को। ठीक है, प्रश्न काफ़ी आसान थे, कुछ प्रश्न तो काफ़ी ही आसान थे। ठीक है, अगर आपको कुछ फार्मूला पता हो तो क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाता। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स बनाते हो तो एग्जैक्टली क्या याद रखना है, पूरा फार्मूला याद नहीं रखना, रिलेशन याद रखना है। ये आपको मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें जो थी, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था। प्रश्न आसान थे, आराम से बन जाते। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम अपने इन दोनों पोर्शन को। और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। और ये क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 18 बोल रहा है कि आपके पास दो मॉलिक्यूल्स गिवन हैं और इन दोनों के बीच कौन सा आइसोमेरिज्म दिख रहा है, किस टाइप का आइसोमेरिज्म। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 18 वी आर गोइंग टू सॉल्व। और दिस इज CH3 CH2 NHC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज हाइड्रोजन हियर। ठीक है, पहला। दूसरा C देन CHO एंड दिस इज NH2। ओके, द मोमेंट यू सी दिस टू यू विल सी कि सर यहाँ पे क्या है, एक अलग प्रकार का फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, दैट इज अमाइड। और यहाँ पे अलग प्रकार का फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, दैट इज योर एल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपको अमीन भी दिख रहा है। तो जैसे ही आपको ये दिखेगा कि दो अलग अलग ग्रुप, दो मॉलिक्यूल्स, दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच क्या रिलेशन होगा, जब आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे, तो ऐसे आइसोमर को आप फंक्शनल आइसोमर बोलते हो। ठीक है, तो सर्च कीजिएंगे फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि हमें दो डिफरेंट आपके फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी बातों को पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म में नंबर ऑफ कार्बन बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए, बॉन्ड्स बराबर, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता है। बट व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड कि इन दोनों के बीच क्या है, क्या डिफरेंस है। इन दोनों के बीच इन दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, इसलिए आप इसको फंक्शनल आइसोमर बोलते हो। क्या बोलेंगे इसको? फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 वी आर गोइंग टू सी। क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट relationship between the following compounds. So again I am going to write the compounds and again I'll write the what, the basic structure. हाइड्रोजन इंक्लूड मैं नहीं करूंगा, टाइम बर्बाद होता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, आपको ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम में भी करना है. आपको एग्जाम में हाइड्रोजन लिख के क्यों टाइम वेस्ट करें. सो आई एम गोइंग टू राइट इट कार्बन हियर, कार्बन हियर, कार्बन हियर, कार्बन हियर एंड वन मोर कार्बन आई थिंक. So we have total 5 and the carbon is connected here. Compound number 1. Compound number 2, carbon, 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 carbon. And क्या हुआ, बहुत ही चालाकी से उसने ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं किया. ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन गलत, आप वो चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हो. तो जब इनसे पूछा कि इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है, क्या किस प्रकार के आइसोमर हैं, तो आप देखोगे सर अगर कुछ लोग अच्छे होंगे तो बोलेंगे सर दिस इज द पेरेंट चेन, एंड सम इसमें बात करेंगे तो बोलेंगे दिस इज द पेरेंट चेन. नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों के पेरेंट चेन अलग अलग हैं.
तो जैसे ही पेरेंट चेन अलग हो जाते हैं आप पोजीशन आइसोमर नहीं बोल सकते। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर एक में कार्बन यहाँ पे जुड़ा था एट 1 2 3 नंबर पे और एक में कार्बन 1 2 3 4 5 नंबर पे जुड़ा था। भाई साहब जैसे ही आपने 5 नंबर पे जुड़ा दैट इज नॉट योर पेंटेन, दैट बिकेम योर हेक्सेन। ठीक है, तो आपका पेरेंट चेन जो है वो बदल गया है। तो जब तक पेरेंट चेन सेम रहेगा तभी तक आप पोजीशन आइसोमर की बात कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, तो क्या हो जाएगा, आपका चेन बदल गया है, पेरेंट चेन बदल गया है, तो ये दोनों किस प्रकार के होंगे, चेन आइसोमर की तरह दिखेंगे। तो ये दोनों क्या हैं, चेन आइसोमर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 वी आर गोइंग टू सी। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं। क्वेश्चन 20 बता रहा है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक कीटोन्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12OR। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, C6H12O, करेक्ट, इतना ही है। ओके, अब क्या है, इसमें हमें बताना है कि ऐसे कितने कीटोन बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले फंडा देखिए, मेरे तरीके से इसको कैसे बनाएंगे। आपके पास डिफरेंट तरीके होंगे, पर मेरे तरीके से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूंगा कि इस मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 बहुत सारे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, तो मैं कैलकुलेट करूंगा। आपके पास फॉर्मूला भी है, यू नो, N2N+2 माइनस हाइड्रोजन बाई 2, ठीक है ना, ये भी है। या आप यहां से भी देख सकते हो, क्या 6 दूनी 12 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब एक और डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर ये एक अल्केन होता तो यहाँ पे कितना होगा, 12 + 2 14 हो जाता है, CnH2n+2, याद है। ओके, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो जब मैं करूंगा 2n+2 यानी कि n का मतलब कार्बन का संख्या, सो 2n+2 यानी कि 2 × क्या होगा 6, दैट इज 12 प्लस क्या हो जाएगा बताइए, 2 यहां लिख दिया मैंने, माइनस हाइड्रोजन की संख्या 12 होल डिवाइडेड बाय 2, सो आ रहा है दिस इज कमिंग टू 12 + 2 14 - 12 2 डिवाइडेड बाय 2, सो 1। यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही डबल बॉन्ड होगा। एक तो समझ में आ गया कि आपके पास एक ही डबल बॉन्ड होना है, बाकी सबके सब सिंगल बॉन्ड होंगे। एक क्लियर चीजें हमें समझ में आ गई। अब क्या समझ में आया, इन्होंने बोला कि ये कीटोन होना चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। तो कीटोन में आपको क्या पता है, C डबल बॉन्ड O होता है। यानी कि और क्या समझ में आया कि एक जो डबल बॉन्ड हमें निकल के आ रहा है वो ओनली क्या होगा, C डबल बॉन्ड O होगा। यानी इसके अलावा जितने भी बॉन्ड होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे। यानी कि मुझे बातें समझ में आ गई कि सबका सब सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आने वाला है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से चीज़ों को बना सकते हैं। चलिए, पहला क्या होगा, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 बना दिया। ओके, इसको डिवाइड कर दिया। याद होगा, मैं यही तरीका आपको हमेशा बताता हूँ, क्यों डिवाइड किया, ताकि आप रिपीट ना करो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, पर जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड डालेंगे वो एल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब नहीं डाल सकते। फिर यहाँ पे डाल सकते हैं, जी हाँ, एक पोजीशन है यहाँ डाल सकते हैं, दूसरा पोजीशन है डबल बॉन्ड O यहाँ डाल सकते हैं। फाइन, यहाँ डालेंगे क्या, नहीं, ये कार्बन बराबर है, ये कार्बन बराबर है, सो एलाइट B हियर, एलाइट A हियर। टोटल डबल बॉन्ड O एक यहाँ, तो टोटल कीटोन बनेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, ओके। अगला क्या हो सकता है बताइए, ये 6 कार्बन का चेन लिया था, अब हम थोड़ा सा 6 को 5 कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 करते हैं, फिर से हम वही काम करने जा रहे हैं, 1 2 3 4, ये हमने बीच में एक्सेस खींच लिया। पॉसिबिलिटीज क्या है, आप कार्बन को यहाँ जोड़ दोगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जोड़ सकता है, यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एक यहाँ पे जोड़ सकते हैं, एक यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ भी 2 बनेगा। सर यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ेंगे, जोड़ के देखो पता चल जाएगा। कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना सकते हो, आप बना ही नहीं सकते ना, तो यहाँ पे भी नहीं जुड़ेगा। अगला आगे बात करेंगे, अगला क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन जब यहाँ पे जुड़ा, कार्बन यहाँ पे भी तो जुड़ सकता है, तो मैंने कार्बन को यहाँ जोड़ दिया।
क्लियर। तो जब कार्बन को यहाँ जोड़ा तो O यहाँ जुड़ सकता है क्या? नहीं, एल्डिहाइड बना देगा। यहाँ जुड़ सकता है कहाँ? यस, यहाँ जुड़ सकता है। यहाँ जुड़ सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे 5 बॉन्ड बनेगा। यहाँ जुड़ सकता है क्या? यहाँ जुड़ेगा, पर ये A = A, दोनों कार्बन बराबर ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक एक्सिस है, ये बराबर कर दे रहा है मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पे एक ही प्रकार का कीटोन बनेगा। चलो भैया, बना दिया मैंने एक ही प्रकार का कीटोन। और क्या छोटा कर सकते हैं? करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है अपने पास। तो मैंने किया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन किया। तो अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन जोड़ूँ, यहाँ पे एक कार्बन जोड़ूँ, तो डबल बॉन्ड O कहीं जोड़ ही नहीं सकते, तो कीटोन बन ही नहीं सकता। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने एक ही कार्बन पे 2 जोड़ दिया और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड O डाल दिया, तो यहाँ से भी हमारा 1 आ गया। गिन लेंगे, 2 + 2 4, 1 5, 1 6, टोटल कितने बनने वाले हैं? टोटल कीटोन की संख्या 6 होगी। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा समय आपको लगेगा, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से कर सकते हो। क्लियर है क्या? आगे प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21 ना। क्वेश्चन 21 वी आर गोइंग टू सी IUPAC नोमेनक्लेचर। घुमा फिरा के फिर से प्रश्न आ ही गया IUPAC का। IUPAC नोमेनक्लेचर, लेट्स राइट दैट बॉन्ड लाइन रोटेशन। दिस इज सिंगल बॉन्ड, देन वी हैव लाइक दिस, देन वी हैव क्लोरीन हियर, देन डबल बॉन्ड O, so writing the name। सो कहाँ से शुरू करेंगे? दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। कार्बन यहाँ है तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। कौन सा है? कीटोन है। जब कीटोन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो ऑक्सो लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? 4 ऑक्सो। क्या है ये? पेंटेन है क्या? जी हाँ, पेंटेन। तो क्या? पेंटेनॉइल क्लोराइड। ठीक है क्या? आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 की बात करें, मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं। गैसेस पोसेस कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर विच डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। गैसेस H2, हाइड्रोजन, हीलियम, oxygen, nitrogen have critical temperature in Kelvin respectively 33.2, 5.3, 154.3 and I'm going to write it here. So we have going to write the H2 and its critical temperature Tc, then we have O2, then we have N2, and then we have, what do we have? Helium. So its critical temperature given, hydrogen given 33.2, then we have oxygen, we have 154.3 Kelvin, then 126, and the last one we have is 5.3 Kelvin. From this data, what would be the order of liquefaction of this gas? Is simple. आप इस पार्टिकुलर पोजीशन, व्हाट इज द टेम्परेचर नाउ? अराउंड 298 केल्विन और 300 केल्विन। क्लियर? ओके। सो इस पार्टिकुलर टेम्परेचर से आपको क्या पता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचने पे चीजें लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो अब आप बताइए कि सबसे पहले आप किस यहां से आप टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कीजिएगा। पता है ना, ये सारे गैस को दिस इज नाउ द टेम्परेचर इज 298 केल्विन। दिस इज द टेम्परेचर नाउ। इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हम इन सबको लिक्विफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दिस टेम्परेचर इज मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। डेफिनेटली हम लोग नहीं कर सकते। क्लियर? तो कैसे करेंगे? टेम्परेचर को कम करेंगे। तो हमने क्या किया? सराउंडिंग का टेम्परेचर कम करना शुरू किया। 298 टू 200, देन क्या होगा? 190, देन 150, जैसे ही नॉट 160, धीरे कम कर रहे हैं। तो जैसे ही 160 पहुंचे, जैसे ही 154 पहुंचे, ऑक्सीजन विल स्टार्ट। ऑक्सीजन क्या होगा? लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि प्रेशर तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, दैट्स डिफरेंट थिंग।
बट जैसे ही अब 150 पहुंचे, अब ऑक्सीजन लिक्विफाई करेगा। सबसे पहले किसने किया लिक्विफाई? ऑक्सीजन ने किया। तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा? सबसे पहले ऑक्सीजन आपका लिक्विफाई हो जाएगा। फिर आप और डिक्रीज किए टेम्परेचर को, कहाँ पहुंचे? 126 पे पहुंचे, दूसरे नंबर पे ये लिक्विफाई हो जाएगा। फिर अगला कौन सा आएगा? हाइड्रोजन लिक्विफाई हो जाएगा। और फिर अंत में आपका हीलियम लिक्विफाई हो जाएगा। इसको लिक्विफाई करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि 5.3 केल्विन आपको उस टेम्परेचर को पाना, एक्सपेरिमेंटली उस टेम्परेचर को आप लैब में भी बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। उस टेम्परेचर पे चीज़ों को रखना है, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट 5.3 केल्विन। ठीक है, तो इनको करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, हीलियम को लिक्विफाई करना, लिक्विड से मिल जाना। किसी समय के लिए आप नाइट्रोजन को लिक्विफाई कर सकते हो। नाइट्रोजन को तो लिक्विफाई करते में आपको मैंने बता भी रखा है कि वी हैव डिफरेंट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में नाइट्रोजन का आप प्रोडक्शन करते हो, नाइट्रोजन को लिक्विफाई करके रखते हो अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग यू अमोनिया, रिमेंबर। सो उसके लिए आप नाइट्रोजन को लिक्विफाई करके, प्योर बना के लिक्विफाई करके रखते हो एज ए, आप क्या कर रहे हो उसके मटेरियल्स के लिए, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए जो आपका रिएक्टेंट्स होता है नाइट्रोजन होता है, तो आप उसको क्या करते हो? नाइट्रोजन को रखते हो किसमें? एक बड़े से सिलेंडर में कंप्रेस करके, बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पे। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमने देख लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, द टर्म दैट करेक्ट्स द एट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट इन रियल गैस। तो फिर से बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर ये किसी का गलती हुआ तो उसे सूली पे चढ़ा देंगे। क्या होता है वंडर वाले क्वेश्चन? P प्लस AN² बाई V², V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। यही होता है क्या? सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? जब ये टर्म की बातें की थी, दिस इज द प्रेशर करेक्शन टर्म, दिस इज द वॉल्यूम करेक्शन टर्म। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेशर एट्रैक्टिव फोर्स। तो जब प्रेशर करेक्शन टर्म की बात की थी हमने, तो हमने एट्रैक्टिव फोर्स की ही बात की थी कि वंडर वाल गैस क्या बोलता है कि किसी भी गैस के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। तो उस एट्रैक्टिव फोर्स के लिए जो करेक्शन टर्म हमने लिया था, दैट इज AN² बाई V², नॉट माइनस, प्लस AN² बाई V²। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इनको आप नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है? हाँ, आपके पास क्या है? कर्व गिवन है, डिफरेंट कर्व गिवन है। मैं उस कर्व को कोशिश करता हूं यहां पे बनाने का, बट आप क्वेश्चन 24 को सारे लोग देखेंगे। तो मैंने फिर से बताया कि ये जो पेपर है सबके हाथ में होना चाहिए। ये जो पेपर है सबके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सबको बोला है हार्ड कॉपी आप सब लोग एक एक लेके रख लो सारे पेपर का। क्लियर? ओके, सो क्वेश्चन 24 देखो सारे लोग जल्दी से। क्या है क्वेश्चन 24? द कर्व वॉल्यूम PV अगेंस्ट प्रेशर P गैस एट पार्टिकल टेम्परेचर इज ऑन। ओके, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 ना, करेक्ट? 24 या क्वेश्चन 24 ना? हाँ, 24 ओनली। ओके, सो क्वेश्चन 24 है। मैं कोशिश करता हूँ कर्व बनाने का। दिस इज योर हाइड्रोजन, राइट इट हियर, हाइड्रोजन। दिस इज योर हीलियम, दिस इज योर CO, then this is oxygen, and the last one we do have is CH4। ओके, चलिए प्रश्न है ये। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल रेंज ऑफ प्रेशर। तो हम पहले देखते हैं हाइड्रोजन हीलियम का कर्व कौन सा है। तो ये है हाइड्रोजन और ये है हीलियम। ये दोनों जो कर्व हैं हमेशा इजेड की वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा हैं, और ज़्यादा का मतलब क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। यस, करेक्ट, हर प्रेशर के लिए दिस इज P। सो ये हर प्रेशर के लिए पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं। वेरी नाइस। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला ऑप्शन देखेंगे CO CH4 O2। सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल इक्वेशन एट लो प्रेशर, करेक्ट? दिस इज PV एक्चुअली, PV। तो देखो जब लो प्रेशर की बात करें, यानी इस रीजन की बात कर रहे हैं, तो इस रीजन में इनका क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। इनका क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि क्या है? एक्सिस से नीचे है। तो यस, CO CH4
O2 क्या है, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं लो प्रेशर पे। अगला क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी इज लेस देन 22.4। नहीं, आप देख रहे हो दिस ये वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि इजेड की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है क्या, इजेड क्या होता है, वी क्या होता है, रियल बाई वी आइडियल होता है। जब ये इज ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब है, वी रियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी आइडियल। बताइए एसटीपी पे वी आइडियल क्या होता है, 22.4 होता है, तो क्या होगा बताइए, हाइड्रोजन एंड हीलियम हमेशा ज़्यादा होगा 22.4 से। क्लियर? ओके, तो जैसे आपका है तीसरा ऑप्शन गलत हो गया है, इनकरेक्ट ऑप्शन मिल गया है, अगला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एवरी क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, 25 एवरी गैस देयर इज अ टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं कर सकती है, जहाँ पे उस टेम्परेचर को अचीव करने के बाद ही वो गैस क्या है, लिक्विफाई की जा सकती है। सो अबव विच इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई ए गैस विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, टिक दैट, इट शुड टेक मैक्सिमम 10 सेकेंड ऑफ यू। हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व, क्वेश्चन सॉरी 25 सॉल्व 26 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज और लिक्विफेबिलिटी ऑफ गैसेस ऑफ दिस गैसेस। तो आपको हेल्प मिल जाएगा यहाँ से, ऊपर वाले क्वेश्चन से। क्या है आपके पास, है हाइड्रोजन, आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, फिर क्या है, नाइट्रोजन है, फिर क्या है, CH4 है, और फिर क्या है, CO2 है। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया है कि लिक्विफाई होने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, मॉलिक्यूल नज़दीक आते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि मॉलिक्यूल नज़दीक आते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जितना ज़्यादा नज़दीक है लिक्विफाई करना आसान होगा। ओके, अब देखो यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई करना तो बड़ा ही डिफिकल्ट है भैया, पहले ही बता रखा। तो ये दोनों तो पहले ही पीछे चलेंगे, तो हाइड्रोजन सबसे कम हो जाएगा। फिर क्या है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन के समवेयर नाइट्रोजन भी आता है, इसका कर्व भी आप देखोगे तो नाइट्रोजन के पास ही आता है। तो नाइट्रोजन का साइज कंपेयर टू हाइड्रोजन थोड़ा सा बड़ा होगा, साइज बड़ा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। तो क्या है, N2 में कंपेयर टू आपका हाइड्रोजन क्या होगा, वंडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, रियल गैस के नज़दीक पहुंचेगा, रियल गैस के नज़दीक पहुंचेगा, उसको लिक्विफाई करना आसान होगा, तो ये ज़्यादा हो गया। फिर क्या है, CH4 का साइज ज़्यादा होता है N2 से, क्यों, कार्बन है, चारों दिशा में क्या है, हाइड्रोजन फैला हुआ है, साइज क्या है, बड़ा बना हुआ है। अगेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, तो ये आगे निकल गया। CO2 की बात करें तो CO2 क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये बोलना चाह रहे हैं हम। तो क्या है कि ये पोलर बॉन्ड है, क्या है, ये एक पोलर बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये पार्ट क्या कर सकता है, दूसरे को अटैक करेगा, ये पार्ट दूसरे को अटैक करेगा, तो नेट डायपोल मोमेंट इज 0। पर क्या है, ऑक्सीजन क्या कर सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल को अटैक कर सकता है, या इस कार्बन को अटैक कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि CO2 क्या है, आराम से CO2 क्या कर सकता है, वंडरवाल फोर्स पे ही अब क्या है, नहीं बैठा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या है, अगर इनको देखो तो ये डिस्कंटिन्यूअस डायपोल और डिस्कंटिन्यूअस डायपोल, और ये क्या बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि ये इसके पास नेगेटिव चार्जेस आने शुरू हो गए हैं, वंडरवाल फोर्स से भी ज़्यादा तगड़ा फोर्स लगना शुरू हो सकता है, इसीलिए इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो अगेन घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट आराम से कर सकते हैं। जब मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर लेंगे अपने आप को, तो सिंपल सी बात है, उनको लिक्विफाई करना आसान हो जाएगा। CH4 क्या है, CH4 के पास क्या है, साइज़ के आधार पे आप बता सकते हो। CH4 का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, साइज़ जितना बढ़ता चला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बढ़ती चली जाएगी, वंडरवाल फोर्स बढ़ता चला जाता है। तो साइज़ ज़्यादा है तो क्या है, उसके पास वंडरवाल फोर्स बढ़ गया। पर वंडरवाल फोर्स एक बहुत ही वीक फोर्स है, पर ये जो आपका फोर्स आएगा ड्यू टू दिस पार्शियल चार्जेस, ये फोर्स कंपेयर टू वंडरवाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इनके पास क्या है, CO2 सबसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है, क्वेश्चन 27 देखते हैं। ठीक है, करेक्ट था, ओके। क्वेश्चन 27,
27 क्या बोला, ए रियल गैस मोस्ट क्लोजली अप्रोचेस द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एट। सो क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगर आपने किसी तरीके से इस चीज को मेंटेन कर लिया तो एक आपका रियल गैस है, आइडियल गैस बिहेवियर को अचीव करना पसंद करेगा। आपका काम है इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर की बात करता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 क्या बोला आपका, 15 ATM हाई प्रेशर है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सो 15 ATM एंड 200 केल्विन, सो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हमने देखा 1 ATM, या दिस कैन बी द ऑप्शन बट टेम्परेचर इज वेरी लेस, ठीक है। देन तीसरा है 0.5 ATM, बहुत कम प्रेशर है, एंड 500 केल्विन, यस दिस कैन बी द ऑप्शन। अगला देख लेंगे, अगला है 15 ATM, प्रेशर इज वेरी हाई, प्रेशर इज वेरी हाई, 500 केल्विन, सो यस दिस इज योर ऑप्शन, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं। क्वेश्चन 28 है, बेसिक प्रॉब्लम था, सॉल्व हो जाएगा सब लोगों से। द इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर, सो हमें इंक्रीज इन वॉल्यूम देखना है। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन टेम्परेचर ऑफ 600 ml, यानी कि वॉल्यूम V1 गिवन is increased from 27 to 47 degree centigrade. So write the everything. V1 is equal to 600 ml. T1 is equal to 27 degree centigrade. That is equal to 300 Kelvin. T2 is equal to क्या होगा, 47 degree centigrade. That is equal to 320 Kelvin. V1 by V2 is equal to T1 by T2. That is equal to V2 हमें पता करना है, क्या होगा बताइए, कि V1 into T2 by T1. Let's put the values. क्या है V1 600, क्या है T2 320, क्या है T1 300, कट्टम कुट्टी 2 बार में, क्या है वॉल्यूम 2 क्या आ गया आपका 640 ml। क्या आंसर ये पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, डेल्टा वी हमको निकालना है। इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम 640 माइनस इनिशियल वॉल्यूम 600, दैट इज इक्वल टू 40 ml। क्लियर, ओके, आगे बात है समझ में, 40 ml इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखने, कैलकुलेट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ CO2। सो क्वेश्चन नंबर वी आर गोइंग टू सॉल्व 29। The compressibility factor of CO2 if 1 mole of it occupies 0.4। बड़ा सिंपल आसान तरीके से बना सकते हैं, कैसे, EZ क्या बताया था, बेसिकली EZ इज इक्वल टू VR बाई VI। क्लियर, सो अब हमें पता करना है क्या हमें VR और VI गिवन है कि नहीं। तो यस, 1 मोल ऑफ इट ऑक्युपाइज 0.4 लीटर, सो VR इज गिवन 0.4 लीटर बाई VI कैलकुलेट करना है, कैसे, PV इक्वल टू nRT 0.4 बाई क्या होगा बताइए, PV इक्वल टू nRT, सो V इज इक्वल टू nRT बाई P, सो P ऊपर चला गया। व्हाट इज V रियल, VI आइडियल। V रियल नहीं बता सकते, V आइडियल बता सकते हैं। P इक्वल टू nRT से कैलकुलेट करते हैं, 0.4 डिवाइडेड बाई सारी वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स 1, R की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर कितना है 300, प्रेशर कितना है 40 ATM। फाइंड दिस वैल्यू, यू विल गेट दैट। फाइंड, ओके, कैसे बताएं, ऐसे एक कट गया, 2 बार में कटा, ये 5 बार में कटा, तो ये आया 3 कितना होगा 1.6/5। सो दिस इज कमिंग टू अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बताइए, आई एम करेक्ट, सॉरी 3.2, सो दिस इज कमिंग टू बी 6.5, सो अप्रोक्सीमेटली 6.5 इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और आपको पता है कि जब EZ की वैल्यू 1 से कम होती है तो गैस मोर कंप्रेसिबल होता है। सर्च करेंगे ऑप्शन, सो आपका 0.65 इज द सेकेंड ऑप्शन एंड गैस इज मोर कंप्रेसिबल, दैट्स करेक्ट।
अगला है क्वेश्चन नंबर 30 वी आर गोइंग टू सी। क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है, फॉर अ रियल गैस जेड इज ग्रेटर देन 1, यानी कि गैस को है कंप्रेस करना आसान नहीं होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पर कोई नहीं, बड़ा आसान है, बन जाएगा। एट एस टी पी देन फॉर जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो वी हैव इजेड इज ग्रेटर देन 1 एट एस टी पी, ठीक है। व्हाट इज इजेड? इजेड इज वी रियल बाई वी आइडियल, क्लियर। एंड दिस इज ग्रेटर देन, यहां से क्या पता कर सकते हैं, वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल, बता सकते हैं वी रियल इज ग्रेटर देन आइडियल। इससे और क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, एट एस टी पी वी आइडियल क्या होता है, क्योंकि ये कंडीशन एस टी पी की दे रखी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वी रियल इज ग्रेटर देन 22.4। ये बता सकते हैं क्या, ये रिलेशन समझ में आया कि एस टी पी पे इजेड इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब है, इस जेड का मतलब है वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल। ये से रिलेशन से हमने ये लिख लिया, ओके। एस टी पी पे कंडीशन दे रखा है, अगर एस टी पी की बात करते हैं तो एस टी पी पे वी आइडियल 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का वॉल्यूम 22.4 होता है, तो मैंने लिख दिया वी रियल इज ग्रेटर देन 22.4 लिखा। अगर आपको याद हो लेक्चर में मैंने आपको डब्बे में बताया था ये पार्टिकुलर बातें, तो ये भूलना नहीं है आपको, ओके। क्या बोला है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। द 1 मोल ऑफ गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। नहीं हो सकता भाई साहब, 1 मोल ऑक्युपाइज मोर देन 22.4 लीटर, मोर देन 22.4 लीटर, क्लियर। रियल गैस की बात कर रहा। 1 मोल ऑफ गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एट प्रेशर हायर देन दैट ऑफ एस टी पी। ओके, दिस कैन बी द पॉसिबल। सिंपल सी बात है, इसको समझिए। कैसे समझेंगे इसको, समझना बहुत सारे लोग गलती गए होंगे मेरे अंदाज से। इसको कैसे समझिए, अब क्या है, वी रियल क्या है, वो ग्रेटर देन 22.4 लीटर है। कब? एट 1 एटीएम। एक एटीएम पे वी रियल जो भी होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, नहीं पता मुझे, वो 22.4 से ज़्यादा है। कब? जब 1 एटीएम है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ इसकी बात करते हैं। दिस इज नाउ लेट अस टेक 25 है, अभी 22.4 लीटर से ज़्यादा है, 25 लीटर है। अब मैं क्या करूं, इसके प्रेशर को बढ़ा दूं, लेट्स से 1.5 एटीएम या 2 एटीएम कर दूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वॉल्यूम घट के 22.4 लीटर आ जाए? यस, पॉसिबल। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम घटता चला जाएगा, तो क्या है, क्या पॉसिबल है कि इस रियल वॉल्यूम को हम 22.4 लीटर कर दें? कर सकते हैं। मैंने क्या किया, उस रियल गैस को उठा के एक डब्बे में डाल दिया, उसका वॉल्यूम 25 लीटर है, दैट्स फाइन। 25 इज ग्रेटर देन 22.4 लीटर एट 1 एटीएम, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने बोला कि इसको भी मेरा मन है कि आइडियल गैस के वॉल्यूम के नज़दीक लेके चलें, पर आपको क्या है कि एटीएम जो प्रेशर है 1 एटीएम उससे बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर जब बढ़ाओगे तो क्या होगा, 25 से 23 गया, 1.5 एटीएम, 23 से कितना गया, 22.5 गया, 2 एटीएम, यानी कि आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ा। जब प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो वो 22.4 लीटर पे पहुंच जाएगा, फिर आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ा है। यही बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ दैट रियल गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एट प्रेशर हायर देन एस टी पी। अगर आप एस टी पी से प्रेशर ज़्यादा करोगे तो जाके हाँ पॉसिबल है कि वो 22.4 लीटर अटेंड करें। ओके, चलिए, सो ऑप्शन 2 वाज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इन्होंने आईपीएससी नेम पूछ लिया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5, देन 2 डंडे यहाँ पे डाल दिए, देन 1 मोर कार्बन इज हियर, ओके, एंड ऑल्सो डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड मतलब 1 गिनती, 2 गिनती, 3 4 5, तो इधर चलता हूँ मैं, 4 5 नाम लिखेंगे, क्या होगा बताइए। यहाँ पे 2 नंबर पे मिथाइल है, 3 नंबर पे इथाइल है, ई पहले आएगा, सो 3 इथाइल, फिर क्या है 2 मिथाइल, क्या है 1 2 3 4 5 पेंटेन, तो पेंटेन पर क्या होगा, यहाँ पे 1 नंबर पे इन है, तो या तो 1 इन लिखे या सिंपल इन लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो E3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटीन।
ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आखिर आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन 32 पढ़ते हैं सारे लोग। क्वेश्चन 32 सब लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कैसा था क्वेश्चन, क्यों नहीं बना, बना तो अच्छा है, नहीं बना तो क्यों नहीं बना, उसको सारे लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? 32 बताए भाई। कहाँ गया 32? ये रहा। ओके, या क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रॉन्ग IUPAC? रॉन्ग IUPAC, तो भैया IUPAC तो आप लोग का कंठस्थ हो गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, IUPAC तो आप महारत हासिल कर रखे हो सारे लोग, तो मतलब बड़ी चीज़ नहीं है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 32 ना? 32 आई एम थिंक, सॉरी एक्चुअली मेरे में नंबरिंग गलत है, तो देख लो अगर 31 32 जो भी हो, आई एम राइटिंग 31 और 32 32 आई एम राइटिंग। ओके, सो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज रॉन्ग IUPAC? आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। पहला है C, देन C डबल बॉन्ड O, C, देन C2H3, C and C। सो क्या होगा? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। दिस इज व्हाट? एस्टर ग्रुप। सो क्या होगा? इथाइल, इथाइल, देन क्या? ब्यूटोनोएट, ब्यूटेन, रिमूव ओएट। क्लियर? अगला, अगला है C then CHO, and one more V carbon here at position number 3. So 1 2 3 4 the aldehyde group. So what we are going to write is 3 methyl क्या होगा? ब्यूटेनल। अगला क्या है? लेट्स राइट इट हियर, C 4 कार्बन, देन यहाँ पे एक और C है, यहाँ पे एक OH है, तो गिनती यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। क्या होगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन क्या हो जाएगा बताइए? ब्यूटेनोल। ई हटाना, ओ डालना, तो ब्यूटेनोल। तो देखते हैं 2 मिथाइल, सॉरी दिस इज रॉन्ग, 2 मिथाइल ना, 3 मिथाइल होना चाहिए, और 3 ओल। भाई क्या ही बोल रहे हो, 2 ओल होगा, नहीं गिनती गलती कर दी, तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है, चौथा ऑप्शन भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट इज परमिटेड? क्वेश्चन 33। सो कौन सा इसमें परमिटेड है? आपके पास है, पहला है n की वैल्यू में N L M S। ऑप्शन नंबर 1 3, this is 2 given, this is -2 given, and this is +½ given। ठीक है, सो क्या ये परमिटेड है? n की वैल्यू 3, तो ये वैल्यू 3 से हमेशा कम होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर ये 2 है तो -2 पॉसिबल है, और +½ तो होता ही है। सो दिस इज द पॉसिबल वे। डोंट गो टू द अदर ऑप्शन, दैट्स ऑल। पहला ऑप्शन टिक मिला लगा के चलो ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने से ना। ओके, कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही जरूरी है। आगे के सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला ऑप्शन में देखा S की वैल्यू 0 कभी हो नहीं सकती। थर्ड ऑप्शन में N की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगी। L की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 2, 0 एंड 1। अगर N की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 3, इट विल बी 0 1 एंड 2। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? 34 वी आर गोइंग टू सी। 34 क्या है? 34 wavelength of photon obtained from the transition of electron from n is equal to 3 to 1. So R is Ribot constant. So क्या आपको याद होगा 1/λ is equal to क्या होता है बताइए? R into 1/n1 square minus 1/n2 square। क्लियर? सो ठीक है, 1/λ 109672 और 678 पर सेंटीमीटर को होगा, आपको याद हो तो दिस रिबन कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन की वैल्यू होती है। ठीक है, सो चलिए क्या होगा? R
कहाँ से आ रहा है? 3 से 1 आ रहा है। सो हो जाएगा बताइए 1 माइनस 1/1, 1 माइनस कितना होगा 3 स्क्वायर दैट इज 9, क्या हो जाएगा 1/λ, क्या हो जाएगा r, ऊपर चला गया तो मैं सिंपली 8/9 लिख रहा हूँ। लैम्डा की वैल्यू हमें पता करनी है, रिवर्स कर दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 9/8r। ठीक है, 9/8r आराम से आपको आ जाएगा। अगला प्रश्न बनाएंगे, बोर्स एटॉमिक ऑर्बिटल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो 35 अगर हम लोग देखते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। पहला ऑप्शन इज हीलियम, हीलियम में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरा ऑप्शन बेरिलियम +3 Be+3, बेरिलियम में टोटल 4 होते हैं, 4 में से 3 निकाल दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन है। हमें एक सही ऑप्शन मिल गया है, आगे नहीं बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे सीधे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 36 क्या बोल दिया, पूछ लें इनसे। क्वेश्चन 36 बोला कि द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ 2 photons हैविंग, इसको ओके, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ 2 photons हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 8000 एंगस्ट्रॉम। सो क्या है, E इज इक्वल टू क्या होता है बताएंगे, E इज इक्वल टू hc/λ होता है। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। तो पूछ क्या रहा है एनर्जी का, सो आप क्या बोल सकते हैं E1/E2 वो पूछना चाह रहा है। तो अगर E1/E2 लिखोगे तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, λ2/λ1 लिख सकते हैं। पुट कीजिए λ2 की वैल्यू, λ2 की वैल्यू 8000 एंगस्ट्रॉम, λ1 की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम, कट्टम कुट्टी तो 2:1। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, द रेशियो ऑफ E/m रेशियो या चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। बहुत ही आसान है, आई टोल्ड यू, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तभी आपको बनेगा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देख रहे हैं। 37 बोला कि द रेशियो ऑफ E/m रेशियो। तो चलिए हम क्या करने जा रहे हैं, रेशियो निकालना है हमें। तो किसका किसका, E/m ऑफ प्रोटॉन and E/m of alpha particle. So प्रोटॉन का क्या होता है, चार्ज पे एक पॉजिटिव, सो आई एम गोइंग टू राइट Q बाय मास क्या होगा उसका m लेते हैं, एक प्रोटॉन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो मैं लिखूंगा 2Q। मास कितना होता है उसमें, 4 प्रोटॉन के बराबर मास होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो ऑलमोस्ट बराबर मास है, तो मैं लिखूंगा 4 मास। और ये बातें समझ में मैं कैसे लिख रहा हूं, यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखते तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने सिंपल Q लिख लिया। हाँ ओके, सो Q से Q गया, M से M गया, तो क्या दिख रहा है, ये जो है 4 ऊपर चला जाएगा, उसका 2:1 आ रहा, 2:1 आ रहा। ठीक है, सिंपल से मैथमेटिक्स से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे बोलेंगे, विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच अदर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक 38, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट डज इट मीन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। सो पहला ऑप्शन सोडियम पॉजिटिव 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या है प्लस एन ये 10 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन मिल गया। आगे बढ़ेंगे 39 देखेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी अगर आप देखो तो सारे ऑप्शन गलत है, इसमें मतलब ज़्यादा हमें डिस्कशन नहीं करना है। अगला ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी के आधार पे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक। लीस्ट मतलब कि एनर्जी बहुत ही कम होना है उनके पास, तो लीस्ट एनर्जेटिक का क्या मतलब है कि एनर्जी गैप कम होगा। इसके लिए मैं क्या बताता हूँ आपको, हमेशा क्या बोलता हूँ कि आप डायग्राम बनाना पसंद करो। डायग्राम ऑलवेज आप डायग्राम बनाने का प्रयास करो, डायग्राम बनाओगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। दूसरी बात, गलती भी नहीं करोगे फॉर्मूला की तरह। ठीक है, और आपको आइडिया भी लगेगा कि एग्जैक्टली चीज़ें क्या हो रही है। मैं बनाने जा रहा हूँ आपको एनर्जी लेवल डायग्राम। सो दिस इज 6 5 4 3
2, 1. Are you able to see this line? Please, I'm putting it bit of, need to put like this. Okay, able to see this? No? Oh, fine. So this is n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, और हम ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है 6 to 1 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन है 6 to 1 आ रहा है। दिस एनर्जी गैप इज वेरी हाई, सो डेल्टा ई वैल्यू विल बी वेरी हाई। ठीक है, जब ई बहुत ज़्यादा होता है, यू नो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, सो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यानी ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। अगर ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा तो लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम, और जब लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी तो क्या होगा, इस लैम्डा यानी कि इस पार्टिकुलर वेवलेंथ की जो रे होगी, लाइट होगी, इसके पास बहुत एनर्जी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा n इज इक्वल टू 5 to 4, कहाँ है 5, कहाँ है 4, सो 5 to 4, सो या दिस इज वेरी स्मॉल, वी कैन थिंक अबाउट दिस। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन n इज इक्वल टू 6 to 5, 6 to 5 वेरी स्मॉल, इवन कंपेयर टू दिस, ये स्मॉल है, यू गेट द आंसर। एंड अगला आप देख लेते हैं 5 to 3, वेयर इज 5, वेयर इज 3, 5 to 3, दिस इज बिगर। सो आप देख रहे हो कि जो एनर्जी गैप है वो बताता है कि आपका फोटोन या जो आपका रेडिएशन है उसके पास कितनी एनर्जी होगी। तो इस पार्टिकुलर एनर्जी गैप के आधार पर बता सकते, जितनी ज़्यादा एनर्जी गैप उतनी ज़्यादा उस पार्टिकुलर लाइट के पास एनर्जी होगी। ठीक है, तो एनर्जी गैप आपको बताता है कि किसी भी पार्टिकुलर वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है उसके पास एनर्जी कितनी हो गया। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव सॉल्व। क्वेश्चन 34 हमने बताया, सॉरी 39 हमने बताया। उसके बाद अगला है 40 की बात करते हैं। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड ए फोटोन ऑफ विजिबल लाइट? सर्च फॉर द ऑप्शन विच इज गोइंग टू n इज इक्वल टू 2, फ्रॉम एनीवेयर गोइंग टू n इज इक्वल टू 2। पहला ऑप्शन 5 to 2, पहला ही मिल गया, बहुत अच्छी बात है, पहला ही मिल गया तो आगे क्यों बढ़ना। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया। क्वेश्चन 40 हमने सॉल्व कर लिया। कहाँ पे जाना है, n इज इक्वल टू 2 में बाल्मर सीरीज होता है। बाल्मर सीरीज किस में फॉल करता है, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, वहाँ के लाइट्स आपके आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 2 पे आपको देखना है कि कौन सा आपका ऑप्शन है जिसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन है फॉल हो रहे हैं 2 पे। ठीक है, 2 पे आपके हाइयर एनर्जी स्टेट से 2 पे फॉल कर रहे हैं, वो आपको देखना है। तो क्वेश्चन 40 खत्म। 40 जब खत्म हो गया है तो 41 देखें। 41 क्या है, 41 नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट। सो सिंपल से इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अगर फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 4, मतलब नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन 42 बात करते हैं। 42 क्या है, क्वेश्चन 42 क्या है बताइए। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी, आई टोल्ड यू दिस मैनी ए टाइम्स कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बट टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है, बट इनका क्या है, साइन अलग होता है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। सर्च करेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो आपका थर्ड ऑप्शन ही है जो नेगेटिव वाला है, तो आप यहाँ से भी लगा के सिंपली निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप करो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। TE/KE क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी KE/TE, KE की वैल्यू x, टोटल एनर्जी की वैल्यू -x, तो क्या हो जाएगा 1:-1। ठीक है, 43 प्लीज। 43 क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r, देन फॉर लिथियम +2n रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सिंपल सी बात है, रेडियस क्या होता है, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू क्या होता है बताइए, n स्क्वायर, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, n स्क्वायर बाई EZ एंगस्ट्रॉम।
क्लियर? सो इफ R1 by R2 आई एम गोइंग टू राइट इट, सो क्या होगा 0.529 कैंसिल हो जाएगा, यू कैन राइट N1 स्क्वायर बाई Z1 डिवाइडेड बाई N2 स्क्वायर बाई Z2। ये रिलेशन बहुत जरूरी है, यही आपको हमेशा प्रॉब्लम में हेल्प करता है। सो आई एम गोइंग टू राइट इट R1 फॉर हाइड्रोजन, सो आई एम गोइंग टू राइट R गिवन, दिस इज गिवन फॉर हाइड्रोजन, दिस इज गिवन R and we have to find this R2. This is the फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के लिए N1 क्या हो गया 1 हो गया, डिवाइडेड बाय EZ क्या हो गया हाइड्रोजन का 1 होता है, डिवाइडेड बाय क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम। सो फर्स्ट बोर ऑर्बिट यानी कि N2 इज ऑल्सो 1, स्क्वायर डाल दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। EZ2 क्या होगा लिथियम का 3 होता है, तो मैंने लिख दिया 3। तो बताओ R2 कैसे निकालेंगे, R2 इज इक्वल टू, इसको उठा के यहाँ पर लाइए, R इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू R/3। 44 in a sample of hydrogen atoms electron mix transition from फिफ्थ स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, फिफ्थ से ग्राउंड स्टेट पे आना है। तो देखते हैं फिफ्थ से ग्राउंड पे आना है, प्रोड्यूसिंग ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ फोटोन्स, देन नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रीजन की बात करते हैं तो चलिए पाई, दिस इज फिफ्थ वन, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज थर्ड वन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज 1। तो चलिए करते हैं 5 से यहाँ पे आएगा तो क्या वायलेट वाला याद है क्या है, दिस इज द 1 2 3 4 5। जब यहाँ पे आएगा तो विजिबल है, विजिबल के राइट वाला ही आपका क्या होगा इंफ्रारेड होगा, उसका एनर्जी गैप कम होगा तो एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकुलर लाइट कम होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा, इंफ्रारेड होगा। बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे, 3 या 3 से ऊपर वाली होनी चाहिए तभी वो इंफ्रारेड होगा। तो 1 2 3, यही 3 पॉसिबल हैं, यही 3 पॉसिबल हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसके इधर आना शुरू कर दोगे क्या हो जाएगा, जैसे आप इसके इधर आओगे तो आपके जितने भी जो लाइट आए, जो भी रेडिएशन आएंगे वो किस में आ जाएंगी, वो आपके विजिबल रीजन में आ जाएंगे। ठीक है, विजिबल रीजन में आ जाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो आपके टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद आ गया 45। मैंने फिर से बताया कि अगर आप इसकी बात कर लो तो ये विजिबल रीजन में है क्या, जी हाँ ये विजिबल रीजन में है। ये क्या होंगे, रेड हो सकता है, रेड हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, पर ये क्या है आपका, इसका एनर्जी ज़्यादा है तो ये आपका विजिबल रीजन में आ रहा है। तो क्या हो, रे जो होने चाहिए, जो रेडिएशन जो होना चाहिए वो आपका राइट वाला होना चाहिए, यानी कि 3 पे आना चाहिए या 4 पे आना चाहिए, तभी जाके आप इंफ्रारेड की बात कर सकते हो। सॉरी, ओके। अगला बताएंगे द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -13.6। सो आई एम राइटिंग E इज इक्वल टू -13.6 एंड आई एम राइटिंग E1 ग्राउंड स्टेट। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, बड़ा ही सिंपल है, कहाँ हमने कहीं लिखा था कुछ, ये देखिए What is this? This is what we are talking about E. So अगर हम E2 निकाल लें तो क्या होगा, E2 इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, -13.6 इंटू एन स्क्वायर, सॉरी इजेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सो इजेड तो हमेशा हाइड्रोजन का 1 स्क्वायर ही होता है, एन का मतलब 2 है तो 2 स्क्वायर दिख गया मैंने। सो दिस इज कमिंग टू भी कितना बताए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज व्हाट टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। सो क्या बताइए, नेगेटिव इंटू -3.4 दैट इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप एक एटम की बात कर रहे हो, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने एक एटम की बात की है तो यस, सो आपका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। हाँ, ओके। तो प्रश्न काफ़ी आसान था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, हम लोग आसानी से चीज़ों को बना सकते थे और आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो चीज़ों को आप सॉल्व करते रहिए, बार बार इसको बनाते रहिए। मैं बोलता हूँ बार बार कि जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना ही फ़ायदा होने वाला है, तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। आपके पास क्या होना चाहिए, हार्ड कॉपी हो जानी चाहिए क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन पे आपको सॉल्यूशंस लिखे जाने चाहिए, उस क्वेश्चन को आप रिपीट करते रहोगे बार बार। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखो और आराम से मज़े से क्वेश्चन को बनाओ, पढ़ो और ध्यान लगाते रहो। और आपको जो है सो कुछ दिनों में बुलाया जा रहा है, तो आप टेस्ट को बहुत ही ध्यान से दो, क्योंकि आपके टेस्ट के मार्क्स में देखूंगा। अगर उसमें मार्क्स में कुछ गड़बड़ी मिली तो समझ लीजिए
की बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो टेस्ट को आप कैसे दे रहे हो, अच्छे से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये चीज़ें तो आपके टेस्ट के मार्क्स को देखने पे मुझे पता चल ही जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। मैं देख लेता हूँ कि आपने उस रिपीटेड क्वेश्चन को सही किया है कि नहीं, यानी कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो अगर आपने सही नहीं किया है तो। ठीक है, कौन से क्वेश्चन जो आपको सीट्स में हैं या जो मैंने पढ़ाए हैं उसको भी आप रिपीट कर रहे हो, ये चीज़ बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा। आपको जो आपको रेडियस की बड़े से फार्मूले को याद नहीं रखना है, रिलेशन याद रखना। तो इन सारी चीज़ों को याद रखते रहिए, पढ़ते रहिए, मजे में रहिए और जो है सो अपना ध्यान केंद्रित कर रहिए। चलिए मिलते हैं आपके अगले टेस्ट सॉल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक क्वेश्चन नंबर 44 को आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, इतू सा, मतलब कि 10 सेकंड का करना है क्या? तो कर लो ना। नहीं मतलब हो गया ना, क्वेश्चन हो गया। जब आप वो करोगे